नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आप सभी का AK47 ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। कोरोना काल में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब जो है समय बदलने लग गए। जैसे आप लोगों को अभी रिसेंटली मालूम हुआ होगा कल कि जो रीट की परीक्षा है उसकी तारीख भी घोषित कर दी गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब पटवार का भी आएगा। उसके बाद में अदर जो एग्ज़ाम हैं जैसे ग्राम सेवक की एग्ज़ाम आने वाली है वो भी होगी, और जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी होगी। संभावित जो परीक्षाएं थी उनके बारे में भी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी है वो कोई 1-2 दिन का खेल तो होता नहीं है। उसमें समय चाहिए सिलेबस को पूरा करने के लिए, सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करने के लिए। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतने दिन तो फिर भी कुछ ऐसा था कि परीक्षाएं होंगी, हम तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास समय जो बचा है वो आपको पता है कितना समय बचा है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, नहीं समझाने मैं उचित समझता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब सामने खड़ा हुआ शेर दिख ही रहा है तो उस समय जो है आपको क्या शेर से रिक्वेस्ट करनी है या कोई दूसरा तरीका ढूंढना है अपने आप को बचाने का। तो अब आपके सामने परीक्षा, आपके सामने तिथियां घोषित हो चुकी हैं। करना क्या है आपको सब भली बात ही जानते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो समझदार नहीं है या जो ये नहीं समझता हो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, वर्तमान युग में सभी प्रतियोगी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रिलियंट होते हैं। सब समझते हैं अपना भला बुरा क्या होता है। तो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो परिसंचरण तंत्र है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्पेशली वो एसएससी के क्वेश्चन है। एसएससी CGL के हों, एसएससी CPO के हों या अलग जो स्टेट है उनकी PCS एग्ज़ाम के हों, जैसे RAS के इक्वल की जो एग्ज़ाम होती है अदर जो स्टेट्स में, उनके क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन जो है वो IAS एग्ज़ाम का भी है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये स्तरीय क्वेश्चन है। कठिनता का स्तर देखा जाए तो ये सबसे कठिन क्वेश्चन है। इनसे कठिन क्वेश्चन जो है आपको इंडिया के अंदर जो परीक्षाएँ हैं जनरल साइंस से उनमें नहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट से हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से तो मिलेंगे ही, लेकिन जनरल साइंस के अंदर इनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर उन क्वेश्चंस में से आपने ध्यान से क्वेश्चन किए और अपना मूल्यांकन ईमानदारी के साथ किया तो आपको अपनी तस्वीर दिख जाएगी कि यहाँ पर किसी आईने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तस्वीर जो है वो अपने आप दिख जाती है और उसी तस्वीर से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आप कितने उजले हो, कितने अंधेरे में हो। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद न करके मैं आपके सामने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि यही आंसर जो है वो सही क्यों है, दूसरा सही क्यों नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आ रहा है उसको हमारे हृदय में कौन सी वाहिनी लेकर के आती है, कौन सी सिरा जो है वो लेकर के आती है। तो आप लोगों को जब पढ़ाया गया था उस समय मैंने आपको बताया था कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो किस सिरा के द्वारा आता है। अपने पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो दिया हुआ है आर्टरी। तो आर्टरी जो है वो क्या करती है? हमें पता है कि आर्टरी ऐसी रक्त वाहिनियाँ हैं जो हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम महाधमनी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में देखें तो ये दिया हुआ स्प्लेनिक वेन, यानी ये जो सिरा है ये सिरा है प्लीहा से संबंधित सिरा। प्लीहा क्या होता है आप लोगों को पता है कि प्लीहा जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जो कि RBC का कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ पर कि जो मर्त RBC या रक्त में से उसको फिल्टर किया जाता है, अलग किया जाता है, तो उसकी सिरा। तो देखो फेफड़ों से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा वो भी हमारे को भटकाने के दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय महासिरा दिया हुआ है, फुफ्फुसीय सिरा जिसको आप कह सकते हो। हमें पता है कि फेफड़ों से जो रक्त आ रहा है, फेफड़ों से रक्त आ रहा है हृदय के अंदर, तो वो जो रक्त है उस रक्त को लेकर के आने वाली जो सिरा है, इतनी बात तो हमें बिल्कुल पता है कि हृदय के अंदर जो रक्त लेके आ रही हैं वो क्या होंगी? सिराएं होंगी। जो रक्त बाहर लेके जाती हैं वो क्या होती है? धमनियाँ होती हैं। कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा है। तो फेफड़ों से रक्त आ रहा है उसको लेकर के कौन आएगी? पल्मोनरी सिरा ही होगी। यानी ये जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है इनमें से कोई वाले तक तो पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने पास जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो क्वेश्चन है ये SSC के अंदर आया हुआ है 2014 के अंदर। क्लियर? अब देखो
उसके बाद में अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं जो हर ऑप्शन का एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के दौरान हर जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए ये करते हो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये दूसरे वाला क्यों होगा, तीसरा क्यों होगा, चौथा क्यों नहीं होगा, तो अगर ऐसा करते जाओगे तो आपके पास एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन निकल करके आएंगे। और अगर आपने ये ट्रिक अपना ली तो आप ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते। आपके पास क्वेश्चंस का इतना भंडार हो जाएगा कि आप कभी भी असफल नहीं होगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, मानव के रक्त में WBC की संख्या प्रति माइक्रोलीटर कितनी होती है, और साथ ही दिया हुआ है कि जो WBC है उसका व्यास कितना होता है। ठीक है, ये अपने को बताना है। WBC की संख्या कितनी होती है, ये अपन लोगों ने देखा था कि WBC की जो संख्या एक औसत व्यक्ति के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 6000 से 10,000 प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, माइक्रोलीटर में पूछ रहा है, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसने पूछ लिया है उसका व्यास। अब व्यास अपने को पता होना चाहिए, जो व्यास है वो कितना है। व्यास मैंने आपको बताया था उसमें माइक्रोन के अंदर। माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। कितना बताया था, 8 से 15 माइक्रोन बताया था। ठीक है, अब अपने को इन ऑप्शंस में से छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर WBC की संख्या भी सही दी हुई हो और दूसरी चीज़ साथ ही दिया हुआ हो, आकार भी सही दिया हुआ हो। ठीक है, पहले ऑप्शन के अंदर देखो 1000 से 3000 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या 1000 से 3000 तो होती नहीं, इसका मतलब पहला तो सही कतई नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे में आओ, दूसरे में दिया हुआ है 2000 से 2500, 2000 से 2500 दिया हुआ है। अब 2000 से 2500 में बताया संख्या, ये भी सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। अपने को आकार तक तो हम तब जाएंगे ना जब हमारे पास संख्या सही होगी। जब ऑप्शन में हमारे पास संख्या ही सही नहीं है तो हम आकार में क्यों जाएंगे। ठीक है, जब संख्या सही मिलेगी तब आकार में जाएंगे। उसके बाद में देखो तीसरा अपने पास दिया हुआ है 5000 से 10,000 और आकार दिया हुआ है 0.07 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 5 से 10,000 संख्या दी हुई है, लेकिन आकार जो दिया हुआ है वो आकार ये दिया हुआ है 0.01 मिली माइक्रोन दिया हुआ है। ठीक है, यानी दो ऑप्शन जो है C और D, उनमें से कोई एक सही होगा। अब उनमें से कौन सा सही होगा, देखो यहाँ पर ये मिली माइक्रोन में दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर के अंदर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अपने को किस में पता था, माइक्रोन में 10⁻⁻6 में पता था, तो ये 10⁻³ है। अब यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 माइक्रोन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोन। और ये कितना माइक्रोन होता है, ये 1 माइक्रोन होता है। तो 1 माइक्रोन तो है ही नहीं। आगे बात समझ में, कौन सा सही है, ये सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी 5000 से लेकर के 10,000 जो WBC की संख्या होती है, और आकार जो है इसमें जो दिया हुआ है 0.007 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही होगा। आगे बात समझ में क्लियर। यहाँ पर अगर आपको 8 दिया होता, 9 दिया होता, 8 से 15 दिया होता तो वो बात और ज़्यादा सटीक होती, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें ये है, तो ये सही होगा। ठीक है, देखो उसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, मानव शरीर में निम्न में से जो कौन सा अंग है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करवाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करवाता है। अब हमें क्वेश्चन जो करना है, अभी एग्जाम तो चल नहीं रही है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि बस हम अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए तुरंत उत्तर फेंक देते हैं। भाई थोड़ा सोचो एक बार। हड़बड़ाहट जो है वो आदमी को गर्त की तरफ ले जाती है। ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो कतई लाभदायक नहीं होती। आपको कोई ट्रेन या हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ करके कहीं जाना नहीं है। आप प्रत्येक ऑप्शन के बारे में पढ़ो, पूछा है उसको ध्यान से पढ़ो। अगर आपने सही ट्रिक अपनाया है, माइंड के अंदर क्वेश्चन सेटअप प्रिपरेशन में ही सही तरीके से लिया है, तो जो एग्ज़ाम होगी उसमें हड़बड़ाहट नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पर जल्दी पढ़ोगे ना, एग्ज़ाम में जल्दी पढ़ने के चक्कर में जो लिम्फोसाइट है उसका प्रकार दिखने लग जाएगा वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसा ना हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार, ऑप्शन को चारों को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद में सोचना शुरू करो। लिखा हुआ है लिम्फोसाइट। अब पहली चीज़ लिम्फोसाइट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए।
तो लिम्फोसाइट क्या है? WBC का एक प्रकार है। WBC के दो प्रकार थे। दो प्रकार कौन कौन से थे आप लोगों को भली भांति पता होगा। एक ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट, एक कणिकामय और एक अकणिकामय। कणिकामय WBC कौन कौन सी होती हैं? कणिकामय WBC आपके सामने 3 थी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल्स थी। और अकणिकामय कौन सी होती हैं? 2 थी आपके पास। कौन कौन सी? एक मोनोसाइट और एक दूसरी कौन सी थी? याद करो, दूसरी थी लिम्फोसाइट। बात समझ में आई? तो यहाँ अगला ये पूछ रहा है लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? भाई सीधी सी बात है, लिम्फोसाइट हो या किसी प्रकार की रक्त कणिका हो, निर्माण की अगर बात की जाए उत्पन्न कहाँ पर हो रही है, अगर उसकी बात की जाए तो एक ही आंसर है, वो है लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, अगर किसी भी रक्त कणिका के निर्माण की बात की जाती है तो उसका उत्तर एक ही होगा, वो होगा लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, और लाल अस्थि मज्जा किस में पाया जाता है? भाई बड़े आकार की अस्थियों में पाया जाता है। बड़े आकार की अस्थियां कौन सी होती है? ये दिख रही है, ये हाथ की ह्यूमरस, ठीक है, ये रेडियस अल्ना जो दिख रही है, ये फीमर जांघ की हड्डी जिसको देख रही है, ये पसलियां दिख रही हैं। ये जो बड़े आकार की हड्डियां जो हैं, इनमें क्या है? रेड बोन मेरो के अंदर किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है यकृत दिया हुआ है। यकृत का क्या काम है? यकृत के काम के अंदर अगर मैं रक्त से जोड़ करके कहूँ तो भाई यकृत के अंदर जो है वो कब निर्माण होता है? यकृत में निर्माण होता है भ्रूणीय अवस्था के अंदर। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो है यकृत में RBC का निर्माण होता है। तो यहाँ अगले ने भ्रूणीय तो लिखा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी वेशक के अंदर जो है यकृत जो मर्त RBC को छानता है, ठीक है, लेकिन निर्माण नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता कतई। दूसरा दिया हुआ है छोटी हड्डियाँ, छोटी हड्डियों के अंदर निर्माण वैसे नहीं होगा क्योंकि बोन मेरो कम मात्रा में है। दूसरा है, तीसरा दे रखा है बोन मेरो, अस्थि मज्जा सही उत्तर है। और चौथा प्लीहा, प्लीहा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C। आगे बात समझ में? ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये भी SSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो उठाए हैं वो SSC में से ही उठाए हैं, क्योंकि SSC में क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा होता है। जो स्टेट एग्जाम होती है उनके कंपैरिजन में SSC का क्वेश्चन बैंक जो है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो टफ बताए जाएंगे, टफ से सरल की तरफ आपको ले जाया जाएगा, तो आप इजीली दौड़ते दौड़ते कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है सिस्टेमेटिक महाधमनी में रक्त किस भाग से प्रवेश करता है? हृदय के किस भाग से सिस्टेमेटिक महाधमनी में रक्त प्रवेश करता है? भाई शब्द लिखा हुआ है सिस्टेमेटिक महाधमनी। अब ये सिस्टेमेटिक महाधमनी कौन से भाग से जुड़ी हुई है, इसमें रक्त कहाँ से प्रवेश करता है, तो हमें पता होना चाहिए। अगले ने जो ऑप्शन दिए उन ऑप्शंस पर गौर करो, ऑप्शंस पर गौर करके और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो। ऑप्शन दिया हुआ अगले ने सबसे पहले शिरा, कोई तुक्का नहीं है, शिरा दे दिया, ऐसे ही वेन दे दिया, कोई मतलब ही नहीं है वेन देने का, तो क्योंकि सिस्टेमेटिक महाधमनी में रक्त किससे प्रवेश करता है? हृदय के अंदर शिरा तो है नहीं, हृदय के अंदर 4 कोष्ठक है ना भाई, 2 अलिंद और 2 नीले हैं, तो सिस्टेमेटिक धमनी है, महाधमनी है, इसका मतलब रक्त कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। भाई धमनियाँ रक्त को बाहर लेके जाती है ना, ठीक है, तो हृदय से जुड़ी महाधमनियाँ कितनी हैं? 2 है। एक तो भाई फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए ले जाती हैं, और एक कहाँ ले जाती हैं? शरीर को संपूर्ण शुद्ध रक्त देने के लिए ले जाती हैं। ठीक है, तो फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण के लिए जो महाधमनी होती है वो कौन सी होती है? फेफड़ों में जाती है, तो पल्मोनरी महाधमनी होती है। हृदय के कौन से कोष्ठक से जुड़ी हुई है? राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में तो अशुद्ध रक्त बहता है, ऊपर आलिंद है, नीचे नीले है, तो नीले से जुड़ी हुई होती है, तो वो तो हो गया किसका काम? जो फुफ्फुसीय महाधमनी है उसका काम। पूछा यहाँ पर सिस्टेमेटिक महाधमनी का, तो बच गया कौन सा? लेफ्ट साइड का बच गया, तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो इससे जुड़ा हुआ होता है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है C, बायां नीले। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे जुड़ी हुई होती है ये सिस्टेमेटिक महाधमनी। आ गई होगी बात समझ में? भाई जब तक प्रत्येक ऑप्शन का आपको क्लियर नहीं होना कि ये गलत क्यों है, तब तक हम सर्टेन नहीं होते, तब तक हम तुक्का मानते हैं उस चीज़ को। और अगर आपने एक आंसर या एक को ही सही करने की कोशिश हमेशा करते गए तो कमज़ोर होते चले जाओगे, इंटेलिजेंट नहीं होगे, आपका स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगी आप में प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। इसलिए चारों ऑप्शंस को देखो कि ये क्यों नहीं होगा, बिल्कुल पकड़ में आएगी। पढ़ाई के भी तरीके होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पशु जिनकी परिसंचरण प्रणाली खुली प्रकार की होती है वे रखते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ओपन टाइप का
सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उनकी बॉडी के अंदर जो स्थान होता है, जो फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस को देखो ध्यान से। ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो आपके सामने आपको पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो लिखा हुआ है सिलेंट्रॉन। भाई सिलेंट्रॉन क्या है? ऑप्शन से आप उत्तर दे रहे हो तो प्रत्येक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेंट्रॉन क्या है? आप सोच रहे हो मैं तो जनरल साइंस पढ़ रहा हूँ, ऐसे वर्ड कहाँ से आ गए? भाई एसएससी है ये, यहाँ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। सीजीएल आपको पता है ना, ग्रेजुएशन बेस की एग्ज़ाम होती है, इससे ऑफिसर लाइन में जाते हैं लोग, ठीक है। इंडिया की जो यूपीएससी यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद में अगर इंडिया में सबसे अच्छा बोर्ड है जो कि स्तरीय एग्ज़ाम करवाता है, देश को चलाता है, देश में ऑफिसर देता है, तो वो एसएससी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक्साइज ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो इतनी सी छोटी सी बात से बन जाओगे कि थोड़ा सा हम रट लें और हम बन जाएं। ऐसा नहीं है भैया, वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल होता है। वो पढ़ाई मांगते हैं, वो 2-4 महीने की तैयारी नहीं मांगते, सालों लग जाते हैं वहाँ पर। ग्रेजुएशन करके आदमी जा रहा है तो इसका मतलब उसके पास खोपड़ी में कुछ होना चाहिए, बिना कुछ हुए बिना वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो शब्द आपको मिल रहे हैं वो स्वाभाविक सी बात है, 10वीं तक की विज्ञान, 12वीं तक की विज्ञान जो है वो एकदम टनाटन मांगते हैं। ऐसे बजाओगे ना ड्रम की तरह, टन टन बोलेगी वो, वही व्यक्ति वहाँ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचें हम बस 2 घंटे 4 घंटे पढ़ करके अपने आप को महाबली समझने लग जाते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हकीकत से हम बहुत दूर हैं, है ना। हमारे इस एरिया के बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं इस लोकल एरिया के अंदर काफ़ी दिनों से हूँ, मुझे पता है बच्चों का स्टेटस क्या है। वो चीज़ों का मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अपना वीडियो जो है काफ़ी लोगों तक जाएगा। ये इंटरनेट का ज़माना है तो इसके अंदर वीडियो काफ़ी दूर दूर तक शेयर होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन को ये नहीं देखें कि ये तो बहुत हाई लेवल का है। भाई ये ज़माना भी हाई लेवल का है ना। ये 1920 नहीं चल रहा, 1947 नहीं चल रहा, ये 21वीं सदी चल रही है, जहाँ पर लोग एक बटन के अंदर पूरी दुनिया को ब्रह्मांड से मिटाने की पावर रखते हैं, ठीक है। तो ये युग जो है बहुत कठोर युग है, इसके अंदर आपको कठोर मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं तो मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। सिलेंट्रॉन क्या होता है? सिलेंट्रॉन जो है वो जंतु जगत के अंदर एक संघ होता है जिसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के शरीर में जो देह गुहा पाई जाती है, देह गुहा शब्द गलत है, मैं बताता हूँ, गुहा नाम आएगा। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के अंदर जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो किसी प्रकार का परिसंचरण पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए ये सही होने का मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाओ, स्पंजोसील दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है स्पंजोसील। भाई स्पंजोसील क्या होता है? स्पंजोसील का मतलब ये है, जंतु जगत के अंदर एक फाइलम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जो जंतु हैं उनको स्पंज कहते हैं। स्पंज की देह के अंदर पाए जाने वाले अवकाश को क्या कहते हैं? स्पंजोसील कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। इस स्पंज गुहा, इन जीवों के अंदर, पोरीफेरा के अंदर भी कोई परिसंचरण नहीं है। इसका तो मतलब ये हुआ कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को मैं जो सुडोसील दिया हुआ है, आभासी देह गुहा। सुडोसील क्या है? देखो, जीवों के शरीर के अंदर देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा क्या होता है? देह गुहा जीवों के परिवर्धन के दौरान मीजोड्रम से मध्य जनन स्तर से गिरा हुआ स्थान होता है जिसको देह गुहा कहते हैं, ठीक है। ये देह गुहा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार की कौन सी है? एक देह गुहा ऐसी होती है जिसके अंदर कोई दूसरा टिश्यू मीजेनकाइम भर जाता है और पूरी देह गुहा भर दी जाती है, उसको अदेह गुहा कहा जाता है। एक देह गुहा जिसके अंदर मध्य जनन स्तर से बने हुए छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं, उसको आभासी देह गुहा कहा जाता है। मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। और तीसरी जो होती है वास्तविक देह गुहा होती है, जो हमारे अंदर पाई जाती है और दूसरे एनिमल्स में पाई जाती है। एनिलिडा से लेकर के कोर्डेटा संघ के प्राणियों में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ठीक है। तो सुडोसील क्या है? एक देह गुहा है। ये देह गुहा परिसंचरण से संबंधित नहीं है, ये जीवों के शारीरिक विकास से संबंधित है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ है हीमोसील। लास्ट में क्या दिया हुआ है? हीमोसील दिया हुआ है। हाँ, ये सही है ऑप्शन। ऐसे जीव जिनके शरीर में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, उनके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। और इस हीमोसील के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ये किन में पाया जाता है? भाई किन में पाया जाता है? तो ये
संघ आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, और उसके अंदर जो गुहा होती है उसको हीमोसील कहते हैं, उसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो सर अंग्रेजी के शब्द लिख रहे हैं। अरे अंग्रेजी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हम लोग बचपन से जो है वो अपने आप को कमज़ोर करने में ही लगे हुए होते हैं। देखा होगा आपने गाँव में जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ लेता होता है ना, उसको सारे गाँव के बच्चे चिढ़ाते हैं, बोले पढ़े श्री ओ तो किताबी कीड़ो है, ओ वो है कदे ही उन बात कौन खे भाई तू पढ़ रहे तू पढ़, मैं भी तेरी देखे देख पढ़ से आ कदे ही कौन खे आप हमेशा आई क्यों तो पढ़ रहे कलेक्टर बन जाए मैं तो ठहर जैसे उसको डिमोटिवेट करते हैं हम लोग, उसको पढ़ने नहीं देते। तो हमारे अंदर बचपन से ही ये समस्या है कि हम बंदर हैं, बंदर समझते हो ना, टांग खींचने वाले हैं। बंदर के अंदर भी शेष गुण होता है, एक ऊपर चढ़ता है ना दूसरा को पकड़ खींचता नीचे, मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को, है ना। बस वही बात हमारे अंदर है। एक बच्चा आगे बढ़ता है, बढ़िया पढ़ता है, तो हम उसको कहते हैं ओ पढ़ दे नहीं से तो घर से 12 ही को निकला, पूरा दिन ही पढ़ रहा है, तो पढ़ के कलेक्टर बन जैसे यार भैया कर दिमाग ख़राब कर दें अभी वो। ठीक है, कभी ये नहीं कहते यार ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूँ। ठीक है, तो ये जो समस्या है ना, ये भाई तो आप इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा लिख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, दिमाग की समस्या है, इसको बाहर निकालो। कुछ लोग आप कर को बहुत बहला फुसला करके अच्छी अच्छी मीठी बातें करके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक दिमाग जिसका ठीक नहीं होगा ना वो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपको कहना यही है, मैंने आपको पहले भी कहा है, पढ़ाई के प्रति सीरियस तो सीरियस ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोलिम्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्तरीय क्वेश्चन है, और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, हीमोफीलिया क्या है? ऑप्शन दिए हैं, विचार कर लो उन पर। हीमोफीलिया क्या है? पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में ऑप्शन के बाद में डिस्कस करूंगा। हीमोफीलिया एक रोग है जिसके अंदर व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी अगर व्यक्ति को चोट लगी तो रक्त बहता रहेगा, रक्त क्लॉट नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो अत्यधिक रक्त के बहाव के कारण व्यक्ति क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इसको ब्लीडर्स रक्तस्राव की बीमारी भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? ये दो प्रकार का होता है, एक हीमोफीलिया ए, एक हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी। वर्तमान समय के अंदर धरती पर ज़्यादा लोगों के अंदर हीमोफीलिया ए पाया जाता है, और हीमोफीलिया बी जो है कम लोगों के अंदर पाया जाता है। हीमोफीलिया ए का पाए जाने की संभावना 4000 के अंदर एक व्यक्ति के अंदर होती है। हीमोफीलिया बी की पाए जाने की संभावना 20,000 व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, ये रोग होता क्यों है? ऑप्शन देखो, उसके बाद में डिटेल से बताऊंगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बनिक विकार के कारण। कार्बनिक विकार का मतलब है कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होने के कारण। कतई नहीं भाई, कार्बनिक पदार्थों से इसका कोई लेन देन नहीं है ज़्यादा। हालांकि अगर पूरा जेनेटिक्स पढ़ करके आए तो आ जाते हैं प्रोटीन पर ही, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा उपापचयी विकार, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नहीं है, उपापचयी विकार भी नहीं है। तीसरा आनुवंशिक विकार, और चौथा हार्मोनल विकार। बता देता हूँ, हार्मोनल विकार नहीं है, ये एक आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं? वह रोग या वह बीमारी जो कि गुणसूत्रों की सहायता से या जीन के द्वारा माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती हैं, उन रोगों को आनुवंशिक रोग कहते हैं। वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है, उसको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। ये किस गुणसूत्र के द्वारा अगली पीढ़ी में जाता है? तो हीमोफीलिया जो है वो अक्स लिंग संलग्न बीमारी है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना। हीमोफीलिया अक्स लिंग, अगर यहां चाहो तो गुणसूत्र लिख सकते हो, लिंग गुणसूत्र संलग्न बीमारी है। यानी हमारे शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं भाई? 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। महिला के अंदर अक्स लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष के अंदर जो है अक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये जो अक्स गुणसूत्र हैं
इन पर इसका जीन पाया जा सकता है हीमोफीलिया का, और मानव में नर के अंदर इस X गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया का जीन पाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूँ, इसका जो जीन होता है वह जीन अप्रभावी होता है। 10वीं क्लास में मेंडल के नियम पढ़ के आए हो। मेंडल ने जीनों को दो में बताया था, एक प्रभावी जीन और दूसरा अप्रभावी जीन। तो ये जो हीमोफीलिया उत्पन्न होता है वो किस जीन के कारण उत्पन्न होता है? अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ लेना। इधर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका स्थानांतरण कैसे होता है वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अरे हमारी कहानी इतनी ही है भैया कि हम ये कहते हैं कि चाहे भूखे पड़े रहो, लेकिन अगर खाना खा रहे हो तो अच्छा ही खाओ, क्योंकि शरीर को कुपोषित करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भूखे होकर के मर जाओगे अच्छा है, धरती से कम कष्टों से तो निवारण होगा। अगर पढ़ रहे हो ना तो पूरा ही पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आराम से वीडियो देखो। बहुत सारे वीडियो आते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो आते हैं आजकल, क्या बात है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत मस्त हो जाते हैं बच्चे देख करके। तो आराम से देख सकते हो। ऐसी पढ़ाई वाले वीडियो देखोगे तो पेट दर्द भी होगा, सर दर्द भी हो सकता है, किसी को उल्टी भी हो जाए, चक्कर भी आ जाए गर्मी के अंदर, BP हाई भी हो जाए, बीमारी भी हो सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बच्चे को ना पचे ना वो हाथ ना लगाया करो ऐसी चीज़ों के, फालतू में दिक्कत हो जाएगी, घर वालों को ऑपरेशन हो जाएगी। जिसको पचे वही देखा करो, ठीक है ना। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। हाँ देखो, ये जो जीन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? यह जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? X गुणसूत्र पाया जाता है, और अप्रभावी जीन है। देखना इधर, महिलाओं के अंदर क्या होते हैं? 2 X गुणसूत्र होते हैं। कितने X गुणसूत्र होते हैं? 2 X लिंग गुणसूत्र होते हैं ना। अगर एक X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का जीन अप्रभावी है, ठीक है। तो ये जो दूसरा जीन है इस पर क्या है? इसका सामान्य जीन उपस्थित है। सामान्य जीन कह दो या प्रभावी जीन कह दो। तो उस महिला के अंदर ये जो सामान्य जीन है इसकी उपस्थिति के कारण उस महिला में हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई? वह महिला हीमोफीलिया की केवल वाहक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाहक। वाहक क्यों? क्योंकि देखो इसके एक X गुणसूत्र पर तो हीमोफीलिया का जीन है, दूसरे पर हीमोफीलिया का जीन है नहीं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये X गुणसूत्र जिस संतति में जाएगा वो तो क्या होंगी? सामान्य होंगी, लेकिन ये X गुणसूत्र जिसमें जाएगा उसमें हीमोफीलिया उत्पन्न होगा। इसलिए ये जो महिला अगली पीढ़ी के अंदर हीमोफीलिया को ले जाने वाली है इसको हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। आगे बात समझ में, किसी पुरुष के अंदर हीमोफीलिया कब उत्पन्न हो सकता है? यदि पुरुष के X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है तो वह हीमोफीलिया से पीड़ित होगा, क्योंकि पुरुष में एक ही X गुणसूत्र है और एक पर ही अगर इसका जीन आ गया तो सीधी सी बात उसमें बीमारी होगी। पुरुष बीमारी से कब बच सकता है? जब उसके X गुणसूत्र पर सामान्य जीन हो, ठीक है। महिला जो है उसके अंदर X गुणसूत्र 2 है, इसलिए एक गुणसूत्र पर अगर ये इसका जीन हुआ तो वो पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि दूसरे X गुणसूत्र पर वह जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए सामान्य जीन है इस पर, और सामान्य जीन की उपस्थिति में यह महिला इस रोग से पीड़ित नहीं होगी, केवल वाहक होगी। एक महिला के अंदर इस रोग की उत्पत्ति कब होगी? एक महिला के अंदर इस रोग की उत्पत्ति तब होगी जब उसके दोनों जो X गुणसूत्र हैं उन पर अगर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तभी उस महिला के अंदर क्या होगा? उस महिला के अंदर ये रोग उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर महिला के दोनों X लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है तभी वह महिला पीड़ित होगी, वरना वो महिला पीड़ित नहीं होगी। प्रश्न आता है ये, क्या एक हीमोफीलिया से पीड़ित महिला जिंदा रह सकती है? तो भाई इसका आंसर ये है, हीमोफीलिया से पीड़ित महिला जो है वो जब तक प्यूबर्टी टाइम है, यानी यौन अवस्था का समय, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है उससे पहले तक वह महिला जो है वो जिंदा रहेगी। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने के बाद वह महिला जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि उस महिला के अंदर हीमोफीलिया रोग है, रक्त का स्कंदन नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। इसलिए क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उसकी बॉडी से अत्यधिक मात्रा के अंदर रक्त का स्राव हो जाएगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए हीमोफीलिया से पीड़ित महिला के जिंदा रहने की संभावना 0% है। आगे बात समझ में, केवल हीमोफीलिया की वाहक महिलाएं जो हैं वो जिंदा रह सकती हैं। हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष जो है वो जीवित रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, तब तक उसके शरीर से रक्त बाहर नहीं निकलेगा। अगर चोट लग गई और रक्त बाहर निकलने लग गया तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता या रक्त का स्कंदन करने के लिए बाहर से कोई सहायता नहीं दी जाती तब तक रक्त रुकेगा नहीं।
ठीक है। ऐसी स्थिति में उसमें भी रक्तस्राव हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में होगा तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को बचाने के लिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इसके लिए एक वैक्सीन आती है, एक इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है जिससे इसका रक्त स्कंदन हो जाए। ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ महिलाओं में भी तो वो टीका, वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। भाई समस्या ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर ब्लीडिंग में जो डेड टिश्यू है वो यूट्रस से बाहर निकलते हैं, गर्भाशय से बाहर निकलते हैं। अगर आपने इस यूज किया तो फिर वो टिश्यू बाहर नहीं निकल पाएंगे, वैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो समस्या है। इसलिए हीमोफीलिया से पीड़ित महिला के जीवित रहने की संभावना क्या होती है? कम होती है। उम्मीद करता हूँ हीमोफीलिया रोग के बारे में आप लोग पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्तरीय क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपके सामने है, पढ़ लो इसको आराम से। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है? ठीक है। कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है? किसका? रक्त परिसंचरण में कहीं पर अगर थक्का जमा हुआ है, जो ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल्स उनके अंदर क्लोट बन गया है, तो उसकी पहचान हम किससे कर सकते हैं? ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से देख लो। नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है आर्सेनिक 74। ये जो 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आर्सेनिक 74, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो इसके आइडेंटिफिकेशन में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन में। अगर शरीर के अंदर कहीं गांठें उत्पन्न हो जाती हैं तो उनके डिटेक्शन में, उनकी पहचान में, ट्यूमर की पहचान में, उसके डिटेक्शन के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 जो आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे लेना इसको। आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है मानव शरीर के अंदर गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, उनका पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 आइसोटोप का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी को देखो जिसमें दिया हुआ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का बन जाए, क्लोट बन जाए, तो उसको पहचानने के लिए हम किस प्रकार का जो आइसोटोप है उसका यूज करेंगे? ठीक है। तो ये 2 तो होंगे नहीं। नंबर 3 है जो आयोडीन 131 दिया हुआ, आयोडीन 131 दिया हुआ, तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि से संबंधित कोई भी डिसऑर्डर है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो उससे संबंधित यदि कोई विकार है तो उसके समाधान के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है सोडियम 24। सोडियम 24 का उपयोग जो है वो रक्त वाहिनियों के अंदर गांठ जो बनती हैं, थक्का जो बनता है उसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है किसके लिए? सोडियम 24 का उपयोग रक्त वाहिनियों के अंदर बने थक्के की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। समझ गए चीज़? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये एसएससी सीपीओ के अंदर 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसको भी पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करना सीखो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विलियम हार्वे, सही है। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है। रक्त दाब को सबसे पहले किसने मापा था? हेल्स ने मापा था, घोड़े के अंदर मापा था। दूसरा दिया हुआ है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? रोनाल्ड रॉस एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने मलेरिया के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? मलेरिया के बारे में। दुनिया को, पूरी धरती को मलेरिया से बचाने का अगर श्रेय दिया जाता है तो रोनाल्ड रॉस को दिया जाता है। 1902 के अंदर इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था मलेरिया की पहचान करने के लिए। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वैज्ञानिक अपने ऊपर खुद पर एक्सपेरिमेंट करता था। ये अपने इंडिया के अंदर भी आया था, पश्चिमी बंगाल से ये मच्छर पकड़ करके लेके गया था। क्योंकि मलेरिया के बारे में जो कहानी है वो ये है, आप इस शब्द को पकड़ो, इस शब्द के अंदर ये लिखा हुआ है माला, और वर्ड है मल और एरिया। एरिया का मतलब होता है एयर, और ये मल जो है ये है एक्चुअल में माला वर्ड। माला का मतलब होता है बेड, यानी मलेरिया जो शब्द बना है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गंदी हवा।
गंदी हवा। प्राचीन समय में जब मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी तो यह माना जाता था कि मलेरिया जो है गंदे क्षेत्रों से आने वाली हवा के कारण उत्पन्न होता है, यानी दलदले भागों से, कीचड़ वाले क्षेत्रों से आने वाली हवा के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन रोनाल्ड रोस जो थे ये पहले से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के काटने से होता है। इसलिए यह व्यक्ति भारत से बड़ी संख्या के अंदर मच्छरों को पकड़ करके लेके गया था, मार करके लेके गया था, और उसने ब्रिटेन के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने देखे थे कि मच्छर की शरीर में, उसकी बॉडी के अंदर ऐसा जीव है जो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। कौन सा जीव है वो? प्लाज्मोडियम। जानकारी के लिए बता दूं, अगर सबसे छोटा जंतु पूछा जाए तो यही है प्लाज्मोडियम। सबसे छोटा जंतु, सबसे छोटा एनिमल क्या है? प्लाज्मोडियम है। संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है। किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ का सदस्य है। ठीक है। और एक और जानकारी, ये जो सर रोनाल्ड रोस हैं, इनकी मृत्यु भी मलेरिया से ही हुई थी। ठीक है। यानी ये मलेरिया पर इतने जुझारूपन से काम कर रहे थे कि इन्होंने मच्छरों के साथ बहुत काम किया और अंत में इनकी डेथ भी किसी होगी, मलेरिया से ही होगी। तो ये थे सर रोनाल्ड रोस। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आज इस धरती पर लोगों को जेनेटिक्स के बारे में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनके बारे में जानकारी देने का श्रेय किसको जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को ही जाता है, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन जो है पढ़ो ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ऑप्शन देखो, सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन है, रुधिर की नाड़ी दर किस में मापी जाती है? कौन सी जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर नाड़ी दर जो है वो मापी जाती है? पल्स रेट मापी जाती है। तो भाई मैंने कल आपको बताया था पल्स रेट जो है वो किस में मापते हैं? पल्स रेट जो हम आर्टरीज में मापते हैं। ठीक है। आर्टरी जो है वो पल्स रेट को बताती है। कौन सी और कैसे बताती है? देखो, ये जो पतले आकार की जो आर्टरीज होती है वो पल्स रेट को बताती है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये बात अलग है कि हम हाथ के अंदर जो है पल्स रेट देखते हैं, क्या इसके अलावा भी और भी पल्स रेट याद कर सकते हैं? हाँ, हाथ के अलावा भी शरीर में अन्य भागों पर भी पल्स रेट याद कर सकते हैं। आप अपने दोनों कानों के पास यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको एक आर्टरी जो पंपिंग करती हुई महसूस होगी, यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो। ये जो गर्दन वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी आप हाथ लगा करके देखो तो आपको पल्स रेट महसूस हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में। पल्स रेट हमारी बॉडी के अंदर 5 स्थानों पर मापी जा सकती है। ठीक है। तो बात ये पूछ रहा है कि पल्स रेट किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए सिरा दे रखा है, सिरा में नहीं मापी जाती। बी हार्ट, मतलब ही नहीं है। सी दे रखा है धमनी, बिल्कुल सही बात है। और डी जो दे रखा है वो पेशियों में, तो ये कतई नहीं होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, धमनी में। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको जैसे भी बहुत इजी लग रहे होंगे, बहुत हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ आपके सामने, ये जिन एग्जाम्स में आए हमने सामने लिख दी है। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तब ये बहुत टफ लगते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ऑप्शन है, किताब भी है, माइंड भी फ्रेश है, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए लिख रहा है 50 से 60 प्रति मिनट। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 70 से 80 प्रति मिनट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? 70 से 80 प्रति हावर के हिसाब से बोल रहा है। और ऑप्शन जो डी है, सी में हावर लिखा हुआ है, घंटा लिखा हुआ है, और जो डी है उसमें क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लो, जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट सबको पता है कि 72 प्रति मिनट होती है। इसने जो ऑप्शन दिया उसमें लास्ट में यूनिट देखो, एक जगह लिखा हुआ है हावर, एक जगह लिखा हुआ है सेकंड, और एक जगह लिखा हुआ है मिनट। दिमाग को खुला रखो, मिनट वाला सही होगा, हावर वाला नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा। कई बार जल्दी में हम क्या कर देते हैं, इसमें चलो ठीक है पहले मिनट वाला आ गया, अगर पहले ये सेकंड का देता ना 70 से 80 पर सेकंड, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तो बी भी तुरंत कर देते, क्योंकि जो क्वेश्चन सरल होता है ना वहाँ पर अपना दिमाग बहुत चलता है, और ये तो बहुत ज़्यादा आता है, और तुरंत जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कुछ ही क्वेश्चन तो अपने को सही आते हैं पूर्णतया, और वो कुछ ही अपन जल्दीबाजी में 2-4 गलत कर बैठते हैं, तो ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। ये जो क्वेश्चन थे, ऐसी ही हमारी क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आगे लगातार चलती रहेगी। ठीक है, आज आपके सामने जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं वो स्तरीय क्वेश्चन थे सारे, और हर क्वेश्चन जो है उसका एक उत्तर निश्चित क्यों है उसका आपको एक्सप्लेनेशन किया गया। आगे हम ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं,
ऐसी ही सीरीज जो है 1-2 दिन चलाएंगे, देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो हम और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि पुरानी एग्जाम्स के पेपर में से उठाना, वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है। पेपर ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ से निकालने पड़ते हैं और फिर उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो बड़ी बात यह कि क्वेश्चन वहाँ से निकालना टफ होता है। पुराने पेपर नेट पर सर्च करने पड़ते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है तो वो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए मैं आपके पास जो एक अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ। कहानी मैं रोज़ आपको क्यों सुनाता हूँ, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। और आज की जो कहानी है वो कहानी हर रोज़ की तरह शिक्षाप्रदक की है, लेकिन आज की कहानी का मेरा मोटो जो है वो आपको इधर उधर की बातों से भटकाने से रोकना है। मेरा सीधा सा अर्थ इतना ही है, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी त्याग करना पड़े, कर दो भाई। और आपके लिए सफलता क्या है ये आप खुद तय करोगे। अगर आपने तय नहीं किया तो मुश्किल है, समस्याएं विकराल आती जाएंगी। देखो, आज की जो कहानी है वो कहानी एक बच्चे की है जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, अकेला है, एक सेठ के पास नौकरी करता है। बेचारा सुबह जाता है काम पर, शाम को वापस आ जाता है और खाना बना करके खा के सो जाता है। उसका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। वो रोज़ 4 चपाती बनाता है, उन 4 चपाती में से 1 चपाती उसकी गायब हो जाती है। एक दिन वो देखता है, 2 दिन देखता है, तीसरे दिन उसने सोच लिया कि मैं 4 चपाती बनाता हूँ, उनमें से 1 गायब भी हो जाती है। वो वहाँ छुप के बैठ जाता है। वहाँ छुप के बैठ जाता है तो एक चूहा आता है। वो चूहा 1 चपाती को लेके चला जाता है। वो जो बच्चा है उस चूहे को पकड़ता है और बोलता है, भाई तू मेरे मेहनत की कमाई को रोज़ क्यों लेके चला जाता है। वो चूहा बोलता है, ये मेरा हिस्सा है, आप बना रहे हो लेकिन ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा आपको मेरे को देना ही पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा, मैं आपको ये हिस्सा नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी खुद की मेहनत की कमाई है। तो वो बच्चा ये बोलता है, मैं कैसे मान लूँ कि ये आपका हिस्सा है। उस चूहे ने कहा, इस धरती पर जो भी व्यक्ति काम करता है, जो भी जीव जिंदा रहता है, भगवान उसके लिए एक निश्चित हिस्सा जो है वो दे के भेजता है। ये जो आप 4 चपातियाँ बना रहे हैं उनमें से 1 चपाती मेरा हिस्सा है। ये मेरा हिस्सा है या नहीं है, अगर इसका आपको उत्तर प्राप्त करना है तो मैं आपको एक सज्जन व्यक्ति के पास भेजूंगा, वहाँ से आपको ये उत्तर मिलेगा। और वो सज्जन व्यक्ति कौन थे? वो सज्जन व्यक्ति भगवान बुद्ध थे। वो चूहा उन बच्चे को बोलता है कि आप भगवान बुद्ध के पास जाओ, आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा कि एक तो आपका जीवन इतना नर्वस क्यों है, माता पिता छोटी सी उम्र में छोड़ के चले गए, आपके पास कुछ नहीं है, आप इस तरह क्यों जीवन जी रहे हो। ठीक है, वो बच्चा भी लालायित था, परेशान था ज़िंदगी से कि मेरा जीवन इतना संकीर्ण क्यों है। वो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए तैयार हो गया और अगली सुबह उठ करके और भगवान बुद्ध के लिए निकल पड़ा। भगवान बुद्ध उस जगह से काफ़ी दूर थे। वो बच्चा वहाँ तक पहुँचने के लिए कई दिनों का सफ़र करना था उसको। वो सफ़र करता गया। पहली रात जब वो सफ़र करते करते काफ़ी दूर पहुँच गया, अंधेरा हो चुका था। रास्ते में रुकने के लिए इधर उधर देखने लगा, तलाश करने लगा, तो उसको एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। वहाँ पर गया और कहा कि आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या। तो वहाँ पर एक महिला थी। उस महिला ने कहा कि बिल्कुल आप रुक सकते हो। महिला ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो महिला ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हो, एक काम मेरा भी करना। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है कर दूँगा। उस महिला ने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है, वो आज तक बोली नहीं है, वो कब बोलेगी ये प्रभु से ज़रूर पूछना। वो बच्चा उनका एक क्वेश्चन लेकर के सुबह उठ करके चला जाता है। दूसरे दिन चलता रहता है। रास्ते के अंदर रास्ते बहुत कठिन आते हैं, पत्थर आते हैं और दूसरे प्रकार की समस्याएं आती हैं। रास्ते में उसको एक जादूगर मिलता है। वो उस जादूगर से बोलता है कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, मैं इस रास्ते में चलता चलता बहुत थक जाऊंगा और अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जादूगर ने पूछा बच्चे से आप कहाँ जा रहे हो। बच्चे ने कहा मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर ने कहा बहुत अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हो, आप मेरा भी एक प्रश्न करना उनसे कि मैं काफ़ी लंबे समय से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। तो बच्चे ने कहा ठीक है वो प्रश्न पूछ लूँगा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से रास्ता अच्छा कर दिया। बच्चा चलने लगा। बच्चा आगे बढ़ता गया, चलता गया। आगे चल करके उसको एक बड़ी नदी मिली। अब नदी को पार कैसे करें। नदी को पार करने के लिए वहाँ बैठ गया, सोचने लग गया कि नदी को पार कैसे करूँ। नदी के अंदर उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से हाथ जोड़ के विनती की
कि आप मुझे नदी पार करवा दीजिए, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा ठीक है, आप अच्छी जगह जा रहे हो, अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हो, मैं आपको नदी पार करवा दूँगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। आप भगवान से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन जाऊँगा। मुझे ड्रैगन बनना है, मैं प्रभु से कई सालों से विनती कर रहा हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, कब ड्रैगन बन जाऊँगा। उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन भी पूछ लूँगा। वह बच्चा भगवान बुद्ध के पास पहुँच जाता है। भगवान बुद्ध के पास पहुँच करके जब वहाँ जाता है, देखता है वहाँ सत्संग चल रहा होता है, प्रभु जो है लोगों को ज्ञान दे रहे होते हैं, वो भी उनके साथ बैठ जाता है। सत्संग के लास्ट में प्रभु बोलते हैं कि आप सभी लोग जो है अपने से संबंधित समस्याओं मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मेरी शर्त एक ही है, एक व्यक्ति जो है 3 ही सवाल पूछ सकता है। वो बच्चा बड़े असमंजस में फंस गया कि मैं 3 सवाल तो मेरे पास ऑलरेडी 3 व्यक्तियों के हैं जिन्होंने रास्ते में मुझे शरण दी थी, जिन लोगों ने मुझे आश्रय दिया था, और एक मेरा खुद का सवाल है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। हर रोज़ चूहा मेरी रोटी में से एक रोटी ले जाता था, मेरे साथ ऐसा क्यों है। उसके पास बड़ी असमंजस की स्थिति है कि सवाल 3 पूछने हैं, मेरे पास सवाल 4 है, कौन सा सवाल छोड़ूं, कौन सा सवाल नहीं छोड़ूं। उसके दिमाग के अंदर हर एक वो तस्वीर आती है जो उसने रास्ते में देखी थी। सबसे पहली तस्वीर उसके सामने आती है कि एक बूढ़ी माँ अपनी 20 साल की बेटी के लिए पूछती है कि ये कब बोलेगी। दूसरी सवाल उस जादूगर के लिए आती है जो हज़ारों साल से मेहनत कर रहा है, कई सालों से मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है मोक्ष के लिए। तीसरी चीज़, एक कछुआ 500 साल से नदी के अंदर था, ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा है। उसको अपनी खुद की समस्या बहुत छोटी लगी उन लोगों के सामने, और वो अपनी व्यक्तिगत समस्या भूल गया और उनकी समस्या पूछता है। जब प्रभु से पूछा कि कछुए ने पूछा है कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, तो प्रभु ने कहा कि वो कछुआ जब अपना कवच उतार देगा तो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर का सवाल दिया तो कहा कि जादूगर जब अपनी छड़ी फेंक देगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और उस बच्ची के लिए क्वेश्चन पूछा कि वो कब बोलेगी, तो भगवान ने कहा कि जब उसकी शादी हो जाएगी उस समय वो बोलेगी। बच्चे ने अपने क्वेश्चन का त्याग कर दिया, अपने सवाल का त्याग कर दिया, अपने जीवन को त्याग दिया दूसरों की भलाई के लिए, वापस चल पड़ा। नदी के पास आया, कछुआ मिला, कछुए से कहा कि प्रभु ने मैं आपके बारे में जो कहा वो ये कहा है कि जब आप अपना कवच त्याग दोगे तब आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच त्याग दिया, कवच के त्यागने पर उससे हीरे निकले। कछुए ने वो हीरे उस बच्चे को दे दिए और वहाँ से वो चल गया, कछुआ ड्रैगन बन गया। जब रास्ते में उसको जादूगर मिला, जादूगर से कहा, प्रभु ने कहा है कि जिस दिन आप जादू की छड़ी त्याग दोगे उस दिन आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर ने तुरंत अपनी छड़ी उस बच्चे को दे दी, जादूगर को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग चला गया। अब वो बच्चा आ गया उस गांव में, उस महिला के घर, और महिला से कहा कि प्रभु ने ये कहा है जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलने लग जाएगी। आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि शादी कैसे होगी। वही वो बच्चा है। उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी शादी अभी करवा देती हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा व्यक्ति इसको और कौन मिल सकता है। जब आप अपने खुद की भलाई को त्याग करके दूसरों का भला करने में लगे हो तो आपसे अच्छा व्यक्ति और कौन मिल सकता है। उस महिला ने उस लड़की के साथ उस बच्चे की शादी करवा दी। वो महिला, वो बच्ची जो बोल नहीं पा रही थी, शादी के तुरंत बाद बोली कि आप तो वही हो जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक रात रुक के गए थे। आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत की गई है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ढूंढने की बजाय अपनी जो शक्तियां हैं उनको ढूंढो। आप लोगों के अंदर जो हैबिट्स हैं, जो आदत हैं, जो हमें असफल बना रही हैं, उनको छोड़ो। जो आलस से हम पकड़ करके बैठे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, किताबें अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, रूटीन में काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको छोड़ दो। अगर आपको ज़िंदगी को अच्छे से जीनी है, अगर आप ये सोचते हो मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। जब तक आप अपनी आदत को नहीं बदलोगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, तब तक आप लोग उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते जहाँ तक जाने की आप सोचते हो। मैं मुकेश कुमार आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऊंची आवाज़ के अंदर बात करने से कुछ नहीं होता। अगर आप बात ऊंची आवाज़ में करते हो तो आपकी आवाज़ जो है नहीं सुनाई देगी लोगों को,
लेकिन अगर आपकी बात ऊंची है तो हर व्यक्ति को सुनाई देगी। ऊंची आवाज़ में बात करने से कुछ नहीं होगा, बात ऊंची करो। कहने का मतलब मेरा यही है, अपना तरीका बढ़ाओ। ऐसे टाइम चाहे आप 10 घंटे किताब के सामने बैठे रहो, 20 घंटे बैठे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तरीका बढ़ाओ, अपना तरीका चेंज करो, किताब के सामने बैठने का तरीका चेंज करो, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका चेंज करो, परीक्षा की तैयारी करने का तरीका चेंज करो। अगर आप असफल हो रहे हो तो आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा अच्छे स्तर के। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी प्रकार से प्रीवियस परीक्षाओं के होंगे। आप लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उस आधार पर जो हम आगे और प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।